स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वालों से एक सीधे संवाद की तरह है। समाज में संवाद होना यानी डायलॉग्स, लोगों के बीच में संवाद होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ संवादहीनता की स्थिति होती है वहाँ उसके परिणाम जो है वो अनुकूल नहीं होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जीएसटी की। कोरोना काल के बाद जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और इस महीने जीएसटी का कलेक्शन जो है वो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। यानी कि ये अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छे संकेत तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है या एक बिजनेस कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं जीएसटी से भयभीत भी है। इन सभी बातों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है दिव्या बंसल अग्रवाल। दिव्या बंसल जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, दिव्या बंसल अग्रवाल के बारे में बता दूं कि वो सीए है और साथ ही उन्होंने एलएलबी भी की है। ICAI-FAFD से उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट का कोर्स भी किया हुआ है। यूट्यूब पर उनका अपना चैनल भी है, टैक्स विदाउट टीयर्स। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने अपने विषय पर 3 पुस्तकें लिखी हैं जो लक्ष्मण ने प्रकाशित की हैं, और वो इसके अलावा एजुकेटर भी हैं और वो जीएसटी के बारे में लोगों को परामर्श भी देती हैं। उनकी दक्षता और विशेषज्ञता इसी में है। दिव्या जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जीएसटी में जिस तरह का एक्सटेंशन दी गई है, जिस तरह की टाइमलाइन एक्सटेंशन है, क्या वो पर्याप्त है? सर, पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अब आते हैं हम अपने आज के सवाल पर, जो है कि क्या जो एक्सटेंशंस हम लोग को मिल रखी हैं वो एडिक्वेट है भी या नहीं है, क्या उनसे बेनिफिट होगा हमारे टैक्स पेयर्स को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम लॉकडाउन रहा। उसके दौरान प्रोफेशनल्स के ऑफिस की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई है। इसी ड्यूरेशन में क्या प्रॉब्लम हुई कि बहुत सारी जो हमारी GSTR 1 और 3B की ड्यू डेट्स थी और जो अलग अलग फॉर्म्स आ जाते हैं, ITC 04 हो गए हैं या रिफंड के मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में जितना एप्लीकेशन डालना होता है, उन सभी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। ऐसे में गवर्नमेंट ने हमें टाइम टू टाइम रिलैक्सेशन तो दिया है कि टाइम टू टाइम एक्सटेंशन दी है, बट अब यही बात करते हैं GSTR 9 और 9C की, यानी जो बेसिकली ऑडिट फंक्शन आ जाता है और एनुअल रिटर्न आता है। अब ऑडिट करने के लिए कुछ केसेस में तो आप ऑफिसेज में डेटा को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, बट कई बारी आपको क्लाइंट के पास विजिट भी लगानी पड़ती है। और इस सिचुएशन में जहां गवर्नमेंट कहती है कि एक टाइम तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, जितना ज़रूरी हो उतना बाहर निकलना है, अदरवाइज हमें घर में रहना है, ऐसी सिचुएशन में ऑडिट करना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट था। अब जो टाइमलाइन थी फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, पहले 31 दिसंबर तक करी गई अभी 2020 तक, लेकिन इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं आया है। सिर्फ एक्सटेंशन जो आया है वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 को लेकर आया है, और वो भी केवल 2 महीने का ही एक्सटेंशन है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरबर्डनिंग तो है, बट नो डाउट गवर्नमेंट इस चीज़ को सुन भी रही है और थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन दे रही है, जो बेनिफिशियल तो है ही टैक्स पेयर्स के लिए। दिव्या, बहुत सारे नोटिस आज धड़ाधड़ लोगों को मिल रहे हैं कि उनकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाए। अब संभवतः क्या स्थिति है और क्या कारण रहे होंगे उन नोटिसों के, इसके बारे में, और वो मसला कैसे हल होगा ये भी बताइए। अब जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ, इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम भी आई है। क्यों? क्योंकि ना तो उनकी सेल हो पा रही है और जो परचेजेस थे, जो उनके पास माल आना था, वो भी कहीं ना कहीं बीच में रुक गया। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, कई लोगों ने अपने बिजनेस खुद बंद कर दिए या फिर उनकी एक्टिविटीज़ हैम्पर हो गई, और एल्स वो रिटर्न नहीं डाल पाए। अब अगर हम लोग रिटर्न नहीं डाल पाते हैं जीएसटी रजीम में, तो हमारे पास लॉ कहता था कि 6 महीने तक अगर आपने रिटर्न्स नहीं डाली तो आप पे जीएसटी ऑफिसर नोटिस सर्व कर सकता है कि भाई वो आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड कर रहा है या कैंसिल कर रहा है। इसी प्रोविजन को अब गवर्नमेंट ने और स्ट्रिंजेंट बना दिया है। कैसे? कि अब अगर आप अपनी GSTR 3B का डेटा आपका मैच नहीं होता है 1 से, दैट मीन्स अगर आपकी 3B की लायबिलिटी कम दिखाते हैं आप GSTR 1 के कंपैरिजन में, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको नोटिस सर्व हो सकते हैं, या कहीं पे भी आपका डेटा मिसमैच हो गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। बट अब जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि कई बारी ऐसा होता है कि अकाउंटेंट से मिस्टेक हो जाए, मे बी 3B में हमने पिछली बारी ज़्यादा टैक्स पे कर दिया हो तो इस बारी वो एडजस्ट कर लेते थे। ऐसी सिचुएशन में अगर हम इस तरह का प्रोविज़न लेके आते हैं जहां ऑलरेडी बिजनेसेस में प्रॉब्लम चल रही है, लॉकडाउन हो रखा है, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा सेल इम्पैक्ट हो रखी है, ऐसे में इस तरह के प्रोविजंस काफ़ी मुश्किल हैं। और अब अगर नोटिस भी आने लग गए हैं
इस तरह से जहाँ पे कैंसलेशन हो रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अच्छा दिव्या जी, बिना सुनवाई के रजिस्ट्रेशन का जो सस्पेंशन की बात की जा रही है, क्या वो सही है? सर अभी जो मैंने आपसे बात करी है कि लॉ में चेंज आया है, लॉ में चेंज आने की वजह से अगर आपका थोड़ा सा भी डेटा मिसमैच हो रहा है 3B और 1 में, तब भी आप पे नोटिस सर्व हो सकता है कैंसलेशन का, आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की जा सकती है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका टैक्स इनवॉइस भी आप जनरेट नहीं कर सकते, यानी आप किसी भी तरह की कोई सेल नहीं कर सकते उस दौरान जब तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है। और इसी में गवर्नमेंट ने एक जो बहुत मेजर क्लॉज डाला है वो ये है कि ऑफिसर बिना सुनवाई किए इस तरह का नोटिस पास कर सकता है। तो डेफिनेटली ये तो बहुत गलत है, क्योंकि अभी तक जितना भी हॉनरेबल कोर्ट्स ने हमारे जजमेंट्स दिए हैं सभी में कहा है कि अगर किसी भी असेसी के अगेंस्ट एडवर्स एक्शन लिया जाता है तो उसकी सुनवाई ज़रूर होती है कि भाई आप हमें बताइए कि आपके अगेंस्ट एडवर्स एक्शन क्यों ना लिया जाए। अब इस तरह का प्रावधान आना नो डाउट बहुत ज़्यादा हानिकारक है और डेफिनेटली इसके अगेंस्ट रिट पिटिशन फाइल होनी ही चाहिए कोर्ट में। दिव्या जी, एक और प्रावधान है कि जो टैक्स पेयर है जो पोर्टल पर नहीं है उन्हें केवल ITC की रिस्ट्रिक्शन है कि केवल 5% वो क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन साथ में उन्हें 1% जो टैक्स है वो नगद जमा कराना होगा। क्या ये फ़ायदेमंद है टैक्स पेयर के लिए? सर अब बात ये आती है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या सिचुएशन दी कि हम लोग को 10% से ज़्यादा हम प्रोविजनल क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, यानी अगर 2A में मेरे पास बिल्स नहीं आ रहे हैं तो उसका मैक्सिमम 10% ही फालतू मैं ले सकती हूँ अपनी 3B में, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती हूँ। अब इसको और हार्श कर दिया है इस तरह से कि आप 5% से ज़्यादा का आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, और साथ ही में एक और क्लॉज ऐड कर दिया कि आप केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही सारा अपना लायबिलिटी सेट ऑफ नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 1% की तो कैश लायबिलिटी पे करनी ही पड़ेगी, यानी आपका ITC होते हुए भी आपको कई बारी कैश में पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो जहां लॉकडाउन के बाद टैक्स पेयर्स को उभरने के मौका देना चाहिए सरकार को, सरकार उसी लॉ को बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करती जा रही है। आपने पहले 20% की लिमिट दी, फिर उसको रिड्यूस करके 10% किया, और ऐसी सिचुएशन में जहां उसको बेनिफिट देना चाहिए टैक्स पेयर को उसको और कम करके 5% कर दिया। साथ ही में कैश लायबिलिटी भी दे दी कि आपको 1% कैश भी देना पड़ेगा। नो डाउट इसमें एक्सेम्पशंस उसने दी हैं कि कुछ स्पेसिफाइड केसेस में नहीं चाहिए इस तरह का आपका 1% पेमेंट का, बट कहीं ना कहीं ये टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा हार्श है। और सबसे मेजर बात अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने अपने आप को, अपनी PSU एंटिटीज़ को इस क्लॉज से बाहर रखा है। तो ऐसी इनइक्वालिटी क्यों है, क्यों ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है सभी लोगों के लिए? अच्छा दिव्या जी, एक बात बताइए कि जो नया क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग स्कीम है वो कैसी है, और क्या ये पहले वाली जो पुराना सिस्टम चलता था उससे ज़्यादा अच्छी है या क्या है वो? सर जैसा मैंने आपको बताया कि इनपुट टैक्स हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, 2A में मेरे बिल्स रिफ्लेक्ट करने चाहिए तभी मैं 3B में इनपुट ले सकती हूँ। अब ऐसे में जो पहले मेरी क्वार्टरली स्कीम थी उसमें GSTR 1 जो है मैं क्वार्टरली बेसिस पर ही फाइल कर सकती थी, बट अगर मेरा रेसिपिएंट मंथली बेसिस पे अपनी 3B फाइल कर रहा है और मंथली बेसिस पे सारा क्रेडिट फ्लो ले रहा है तो उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता था, बिकॉज उसके बिल्स आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करते थे और अल्टीमेटली वो अपने 3B में क्रेडिट नहीं ले पाता था। तो अब जो नई सिस्टम आई है रिटर्न सिस्टम क्वार्टरली फाइलिंग की, उसमें गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि अगर आप क्वार्टरली फाइल कर भी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मंथली IFF फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू आप इनवॉइसेस को डाल सकते हैं ताकि आपके रेसिपिएंट के पास वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट करे और वो इनपुट ले सके। तो जहां कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट तो हो ही रहा है लॉ, बट कुछ एक ऐसे प्रोविजंस आके उसको बेनिफिशियल भी बना रहे हैं। बाकी अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं कि चीज़ें और रिलैक्स हों और आसान की जाए, बिकॉज GST को लाने का एकमात्र मकसद ये था कि हमारा ट्रेड किस तरह से बढ़े, किस तरह से व्यापारियों को फ़ायदा हो, तो उसकी दिशा में अभी और मेजर्स आने बाकी, यानी कि रिफॉर्म्स अभी होने चाहिए। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इनका जो समाधान है वो धीरे धीरे रिफॉर्म के चलते ही हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि एक राष्ट्र एक कर की जो अवधारणा थी, जो कॉन्सेप्ट था 1 नेशन 1 टैक्स, उससे इसका लक्ष्य कितना पूरा हुआ है? सर अब
फिलहाल हम टीवी पे हैं तो हम इसका असलियत तो नहीं बोल सकते कि वन नेशन वन टैक्स कितना पूरा हुआ है, बट डेफिनेटली अभी जो हमने सोचा था, जिस पर्पस से हम लोग इस लॉ को लेके आए थे और जो एक्चुअली आज ये हो गया है, वो काफ़ी डिफरेंट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है, तभी वो उस लक्ष्य को अचीव कर पाएगा। दिव्या बंसल अग्रवाल ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी को ये बताया है कि जीएसटी की क्या खामियां और क्या उसकी मुश्किलें आ रही हैं। अभी जीएसटी के बारे में दिव्या बंसल अग्रवाल से परामर्श लेना चाहे, एडवाइस लेना चाहे तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दिव्या जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।